जय हिंद बच्चों। जैसे कि कल हमने अपने इस YouTube चैनल पर लोकेंद्र यादव सर पर 10th क्लास के लिए फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने जो भी कल पढ़ाया था पहले हम 5 मिनट उसका रिवीजन करेंगे। तो हमने क्या था कि हमने बताया था सबसे पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो हमें इस चैप्टर में प्रकाश के बारे में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हमने यही बताया था कि व्हाट इज प्रकाश, यानी प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश में हमने बताया था वह साधन जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं उसे प्रकाश कहते हैं। यानी जो भी वस्तुएं हम देख पाते हैं तो हमें किसके द्वारा दिखाई देती हैं, प्रकाश के द्वारा ही दिखाई देती हैं। फिर हमने पढ़ाया था प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण लिखाए थे हमने। सबसे पहले लिखाया था प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। फिर उसके बाद लिखाया था हमने प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। फिर उसके बाद हमने लिखाया था कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुणा 10 की पावर 8 होती है। फिर हमने बताया था कि प्रकाश की चाल को शीशे प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद हमने बताया था कि जो प्रकाश होता है वह एक सीधी रेखा में चलता है। फिर हमने उसके बाद बताया था बच्चों प्रकाश के माध्यम। तो जो प्रकाश के माध्यम होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद हमने बताया था प्रकाशिक किरणपुंज। तो प्रकाश के 3 माध्यम बताए थे, उसमें सबसे पहला था पारदर्शी माध्यम। तो पारदर्शी माध्यम के अंतर्गत हमने पढ़ाया था ऐसा माध्यम जिनसे प्रकाश पूर्णतः पार निकल जाता है उन्हें पारदर्शी माध्यम कहते हैं, जैसे वायु, जल और कांच। फिर उसके बाद बच्चों हमने पढ़ाया था अपारदर्शी माध्यम। तो अपारदर्शी माध्यम में हमने बताया था कि ऐसे माध्यम जिनसे प्रकाश बिल्कुल भी मात्रा में पार नहीं निकल पाता है उन्हें अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। फिर हमने इसके बाद बताया था पारवाष्प माध्यम। तो उसमें क्या था कि जो प्रकाश होता है वह पार तो निकलता है लेकिन कम मात्रा में निकलता है, वह पूर्णतः पार नहीं निकल पाता है, इसीलिए उसे पारवाष्प माध्यम कहते हैं। पारवाष्प माध्यम के उदाहरण होते हैं जैसे कि कागज होता है। तो कागज को जब हम प्रकाश के आगे रखते हैं तो उसमें से कुछ प्रकाश की मात्रा हमारी आंखों तक पहुंच जाती है, यानी बाहर निकल आती है। जैसे ही कपड़ा होता है, कपड़े को भी जब हम उस प्रकाश के आगे लगाते हैं तो वह भी पार निकल आता है। फिर हमने पढ़ाया था प्रकाशिक किरणपुंज। तो प्रकाशिक किरणपुंज 3 प्रकार के बताए थे हमने। नंबर 1 बताया था अपसारी। तो अपसारी किरणपुंज जो है होता है जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। फिर उसके बाद हमने बताया था अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज में क्या होता है, सेम इसका उल्टा होता है। उसमें प्रकाश की किरण एक ही बिंदु से दूर की तरफ फैलती हुई दिखाई देती है। फिर हमने बताया था समांतर किरणपुंज। तो समांतर किरणपुंज में हमने बताया था कि इसमें प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में चलती है, इसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। देखो बच्चों, अब आज हम शुरू करेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में हम चित्र के द्वारा समझेंगे। जैसे कि ये हमारे पास, मान के चलो यह है हमारे पास पॉलिशदार कांच। इसके बीचों बीच में होता है अभिलंब। यहाँ से एक किरण आएगी, मिस्टेक। ये होती है बच्चों आपतित किरण, और ये होती है परिवर्तित किरण। यहाँ पर जो कोण बनता है वो बनता है कोण आई, और यहाँ पर जो कोण बनता है वो बनता है कोण आर।
तो देखो प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण पॉलिस्टार कांच पर डाली जाती है तो वह कांच से टकराने के बाद अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण पॉलिस्टार कांच पर डाली जाती है तो वह अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अब हम इसके बारे में लिखेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार कांच पर पड़ती है तो वह टकराने के बाद अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसा कि चित्र में हमें दिखाई दे रहा है, जब प्रकाश की किरण कांच पर डाली गई तो वह कांच से टकराने के बाद अपने मार्ग से विक्षेपित हो गई। तो हमने यही इसी के बारे में पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार कांच पर पड़ती है तो वह टकराने के बाद अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सभी लिखेंगे जल्दी से। हाँ तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। अब यहीं से आगे हमें पढ़ना है बेटा, प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ लिया। अब इससे आगे पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखो प्रकाश के परावर्तन में नियम नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उनके बीच में खींचा गया अभिलंब एक ही बिंदु पर मिलते हुए दिखाई देते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और उनके बीच में खींचा गया अभिलंब, देखो तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही प्रकाश के परावर्तन का नियम नंबर 1 है। लिखेंगे बच्चे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और उनके बीच में खींचा गया अभिलंब तीनों
एक ही बिंदु पर मिलते हैं, मिलते हुए दिखाई देते हैं। इसी में अब नियम नंबर 2 है। देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो आपतित किरण डाली गई, तो ये कोण आई और ये परावर्तित किरण, ये कोण आर, दोनों हमेशा बराबर होंगे। क्यों? कि जिस एंगल पर आपतित किरण आएगी उसी एंगल पर वह जाएगी। तो यहां से लिखेंगे नियम नंबर 2, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। यानी कि कोण आई बराबर होगा कोण आर के। बच्चे लिखेंगे सभी जल्दी। हाँ तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि सभी बच्चों ने लिख लिया होगा और सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और उनके बीच में खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हुए दिखाई देते हैं। जैसा कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, तो सेम यही लिखा है हमने। फिर उसके बाद नियम नंबर 2 में लिखा है, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। कोणाई बराबर होता है कोण आर के। क्यों? क्योंकि आपतित किरण जिस एंगल पर आएगी परावर्तित किरण भी उसी एंगल पर जाएगी। अब सभी बच्चों ने लिख लिया होगा, तो देखो आगे। आगे बच्चों अब पढ़ेंगे हम प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब देखो क्या होता है। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में जो आकृति दिखाई देती है उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि अब हम प्रतिबिंब दर्पण के आगे यानी शीशा के आगे जाकर खड़े हो जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि सेम हमारी जैसी आकृति हमें शीशे में दिखाई देती है। तो वो है क्या होता है, वह हमारा प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब की डेफिनेशन, दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को रखा जाता है तो दर्पण में जो आकृति दिखाई देती है उसे ही उस वस्तु का प्रतिबिंब
कहते हैं। देखो, एक डेफिनेशन तो हो गई, दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को रखा जाता है तो दर्पण में जो आकृति दिखाई देती है उसे ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसकी एक डेफिनेशन और होती है, वस्तु बिंदु से वस्तु बिंदु से चलने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती या फैलती हुई दिखाई देती हैं, उस बिंदु को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब की दो डेफिनेशन, एक हमने पहले लिखी, दूसरी डेफिनेशन है, वस्तु बिंदु से चलने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती या फैलती हुई दिखाई देती हैं उस बिंदु को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जल्दी से लिखेंगे सभी। हमें उम्मीद है सब बच्चों ने लिख लिया होगा। इससे आगे अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के प्रकार। जो हमारे प्रतिबिंब होते हैं वो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेटा वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। तो देखो, वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब में प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद एक ही बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी में क्या होता है कि प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद एक ही बिंदु से फैलती हुई दिखाई देती हैं, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम हेडिंग बनाएंगे वास्तविक प्रतिबिंब। पहले लिखेंगे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, वास्तविक प्रतिबिंब। इस प्रतिबिंब में क्या होता है बच्चों, प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद
एक ही बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती हैं। उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। नंबर 2, आभासी प्रतिबिंब। प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद फैलती हुई दिखाई देती हैं। इसे ही आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। बस आज के लिए इतना ही बच्चों। अब यहाँ से आगे हम कल स्टार्ट करेंगे और हमने इस चैनल पर 12th क्लास के लिए सौरभ सर के द्वारा केमिस्ट्री शुरू की जाएगी। आज उन्होंने अपना डिस्कशन किया था सिलेबस के बारे में। अब मंडे से रेगुलर क्लासें होंगी और इस चैनल पर सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है लोकेंद्र यादव सर। और कुछ समय बाद ही 2-4 दिन बाद, यानी जो मैथ वाले सर हैं वह अभी किसी कारणवश बिजी हैं तो वह क्लास नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी और मैथ की जो क्लासें होंगी वो हाई लेवल तक होंगी। ऐसे नहीं 12th वालों के लिए मैथ की क्लास होगी तो वह बच्चों को एनडीए तक काम आएगी। बस आज के लिए इतना ही। अब यहाँ से आगे कल पढ़ाएंगे।